प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज सोमवार और आज के कार्यक्रम में आप लोगों के विभिन्न हिस्सों से, देश के विभिन्न हिस्सों से भेजी गई कुंडलियों के साथ उपस्थित हूं। अब लगातार 14 दिनों तक हम सिर्फ कुंडलियों का अध्ययन ही करेंगे और जानेंगे अपने दर्शकों के भेजे गए सवाल और उनके उत्तर को। तो बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। पहली जो कुंडली है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई है। यह है सलोनी सिंह। आप लोगों को पता है मैं प्रायः कार्यक्रम की शुरुआत में अगर कुंडलियां लेता हूं तो बहनों की ही लेता हूं। एक बात बताता हूं, बड़े गौर से समझिएगा और इसको थोड़ा अप्लाई करने का प्रयास करिएगा। जब कभी भी अपनी बेटी के लिए रिश्ते या बहन के लिए रिश्ते बनाने चलते हों तो लड़के के स्टेटस को देखने से ज्यादा आवश्यकता उस लड़के के स्टेट को देखने की है। स्टेट कहने का मतलब राज्य से ही है। स्टेट कहने का मतलब है वो लड़का अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भावना और अपने अंतर्मन से कितना जुड़ा है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिसको और अपनी जिसके साथ अपने संबंध बनाने जा रहे हैं वो कितना बेहतर है और आने वाले समय में कितना अनुकूल रह सकता है। प्रत्येक प्रकार का रिश्ता बनाने से पहले हम आजकल सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि लड़का कितना धनवान है, कितना मजबूत है धन से और बाहरी सुंदरता, उसके अंदर की सुंदरता को देखने का पैमाना शायद प्रत्येक व्यक्ति के पास कमज़ोर हो गया है। हमें इस बात का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हमारा निकटतम संबंधी है और जो हमारा निकटतम संबंधी बनने लायक है उसमें इन सब चीज़ों की कमज़ोरी और मजबूती को ना देखें। रिश्ते बनाने से पहले सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वो आपके अनुकूल या प्रतिकूल होने के बाद वो कितना बेहतर है, इंसान कितना बेहतर है वो। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सलोनी सिंह, इन्होंने बड़ी मिन्नतें की थी कि मेरी कुंडली देख लीजिए। आप सिर्फ बड़े उम्र के लोगों की ही कुंडलियां देखते हैं, ऐसा नहीं है सलोनी जी। आइए, मैं अब पता नहीं आपने किसकी कुंडली भेजी है। 6 फरवरी 2000 दिन रविवार है। उस दिन 18:40 कोलकाता वेस्ट बंगाल से। पंचांग पढ़ के बता देता हूं। माघ मास के जन्म के आधार पर व्यक्ति देखने में सुंदर होगा। उत्तरायण का जन्म है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और यहाँ पे सूर्य बलवान हो जाते हैं और जो सर्व प्रतिपालक ग्रह है, जो साक्षात जिसके सामने समस्त देवता भी करबद्ध होकर के प्रणाम और नमस्कार करते हैं, वो सूर्य आपकी कुंडली में बली होकर के बैठा है। मतलब अवस्थागत वो अयन के दृष्टि से बलवान है। शिशिर ऋतु का जन्म है, ये अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यहाँ पे चंद्रमा कमजोर नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपके जीवन की आय प्रतिबंधित से रहती है और धीरे धीरे लगातार नहीं आती, धीरे धीरे आती है, कभी ज्यादा कभी कम। मन स्थिति को चंचल होते देखा जाता है। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय कहा जाता है कि रविवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो पीत वर्ण के होते हैं, समर प्रिय होते हैं। समर प्रिय कहने का मतलब है जीवन में आने वाली कठिनाइयां और जीवन में आने वाली परेशानियों को अपने अनुकूल बना करके उस पर जीत हासिल करते हैं। आगे है स्थिति, धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। ये वरियान योग, किस तुंग बावकरण, और इस आधार पर आप होंगे शूद्र वर्ण और राक्षस गण के। शूद्र वर्ण के होने के कारण कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा उग्र होगा, थोड़ा गंदा भी रहेगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। राक्षस गण के होने के कारण थोड़ा भड़कीला होगा और उग्र तुरंत हो जाता है, प्रतिक्रियावादी होता है, तुरंत ही सामने वाले को कोई ना कोई उत्तर दिए बिना उसे रहा ही नहीं जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में नक्षत्र मंगल का है। मंगल के नक्षत्र होने के कारण जहां व्यक्ति के ऊपर मंगल का प्रभाव कितना पड़ रहा है ये तो देखने पे बात पता चलेगी, और चंद्रमा की स्थिति कैसी है ये सब बातें बताऊंगा। पर मंगल के नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति ना तो बहुत ज्यादा लंबा है ना बहुत ज्यादा छोटा है, कमर पतली हो सकती है और देखने में अच्छा होगा। भ्रिकुटियां तनी हुई होती हैं और फुर्तीला होता है, तेज और शौर्य से युक्त होता है और कभी कभी चोर बुद्धि का भी हो जाता है। आइए, अब आपको आपके पंचांग के बाद ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं ये जो चीज बता रहा हूं यहां पे शूद्र वर्ण और राक्षस गण का प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति मसाला ज्यादा खाता है, बाहरी भोजन, बाहरी तड़क भड़क दुनिया की चीजें उसे आकर्षित करती हुई देखनी जा सकती है। आइए अब आपको सीधा जन्म कुंडली के लग्न चार्ट पे लेके आता हूं।
एक बात बताता हूं, दरअसल लग्न कुंडली में अगर सिंह लग्न बन जाए तो ये श्रेष्ठतम लग्नों में से एक होता है, ये स्थिर लग्न होता है ना। तो स्थिर लग्न होने के कारण व्यक्ति का जीवन स्थिरता से आगे बढ़ता है, और लग्न में अगर 5 अंक लिख दे तो ये सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और कारण देखिए, मघा नक्षत्र, माघ मास का व्यक्ति जन्मा है, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा बेहतर होता है और व्यक्ति ऊंचा लक्ष्य लेकर के हासिल करना चाहता है। केतु के नक्षत्र में व्यक्ति का लग्न का होना और लग्न के अधिपति का, अब जरा ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति अब योग लगा रहे हैं और सूर्य लग्न का अधिपति होकर के प्रतियोगिता भाव में केतु के साथ बैठा है जो ग्रहण लगा रहा है। मतलब लग्न के अधिपति को अवयोग में देखा जा रहा है और वो साक्षात सूर्य ही होते हैं। वस्तुतः अगर लग्न में देखते हैं ध्यान से तो यहां का अधिपति छठे भाव में जाकर के व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता और समस्याओं को लाने वाला भी बनेगा। ये बात बनती है, व्यक्ति जहां सफल होने के लिए जब भी प्रयास करेगा तो वो उसमें असफलता के 2-4 चांद भी टिमटिमाएंगे, ये बात बनेगी। अब उसी सूर्य को यहां पे देखिए, ये लग्न में बैठे हैं और उनकी राशि जन्म कुंडली के धन भाव की बन रही है और लग्न में ही नीच के मंगल के साथ सूर्य की उपस्थिति हो रही है। यानी कि अगर बात करें तो यहां पे कौन बैठा है, यहां पे कोई भी ग्रह ना बैठने के कारण, और लग्न के ऊपर देखिए 12वें भाव के अधिपति होते हैं चंद्रमा। यहां ध्यान से, 12वें भाव के अधिपति हुए चंद्रमा वो सप्तम भाव में आकर के दाम्पत्य को भी कभी कभी व्यय में और नुकसान में और कई बार विलंब से कराने वाले बनेंगे। वहीं पे व्यय भाव के अधिपति की दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण व्यक्ति के काम में विलंब, रुकावट और मन स्थिति का चंचल होना, और साथ ही साथ नेत्रों की परेशानी भी दिखेगी, नेत्रों की परेशानी भी दिखेगी। और मन और निर्णय, व्यक्ति का निर्णय बड़ा शुद्ध होगा, गलत निर्णय न तो लेता है और न गलत निर्णयों का पक्षधर होता है। लग्न के अधिपति का छठे में जाकर के केतु के साथ ग्रहण लगा करके बैठने के कारण सूर्य बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा के नक्षत्र होने के कारण और चंद्रमा का लग्न में प्रभाव जाना, सप्तम भाव पे 2 शुभ ग्रहों का असर होना, परंतु वो 12वें और 11वें भाव के अधिपति होकर के साथ में दोनों बैठे हैं। 11वां और 12वां भाव, ये दोनों भाव कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इन दोनों भावों के अधिपति आकर के जन्म कुंडली में बैठे। पर एक बात यहां पे और देखने लायक है कि यहां पे धन का अधिपति भी सप्तम में बैठा है। व्यक्ति अगर आगे चल करके कोई व्यवसाय भी करना चाहे, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों वस्तुतः व्यवसायिक ग्रह होते हैं, वैश्य वर्ण के निर्माता हो जाते हैं ये, और वस्तुतः ये वैश्विक प्रधान ग्रह होते हैं। चंद्रमा जहां व्यक्ति को पत्नी जो देगा या पति जो देगा, ये शलोनी है, तो इनके जो पति होंगे वो प्रायः थोड़े थुलथुले होंगे, गोल मटोल होंगे, लेकिन विचारों के बड़े स्वतंत्र होंगे, अच्छे होंगे। वो गंदा व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र मंगल का है, तो व्यक्ति के स्वभावतः और व्यक्ति के पति के स्वभाव में भी थोड़ी सी उग्रता और चंचलता रहेगी। और बुध वहीं पे बैठ करके व्यक्ति के पति को बुद्धिमान और आकर्षण शक्ति से युक्त बनाएंगे। ये दोनों प्रभाव व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति के पति के ऊपर, ये दोनों चीजें दोनों जगहों पे शामिल होंगी। पर बात जरा गौर करने वाली है कि व्यय का अधिपति लग्न को देख रहा है, परिस्थितियों में व्ययात्मक स्थितियां भी लेके आएगा वो, और पक्के तौर पे लेके आएगा। मन परेशान, क्यों परेशान? क्योंकि सूर्य भी तो 12वें भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ करके चंद्रमा की राशि को देखेंगे, जहां राहु शतभिखा का पुष्य का बैठा है, ये शनि का नक्षत्र होता है। राहु, सूर्य और केतु का प्रभाव, लग्न पे व्ययस का जाकर के देखना और 11वें भाव के अधिपति का देखना, सूर्य का केतु के साथ ग्रहण में जाना, लग्नेश होकर के अवयोग की उपस्थिति पैदा करना, और साथ ही साथ यहां पे एक नीच के ग्रह के साथ बैठने के कारण व्यक्ति को धन से तो समस्या कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि धन का अधिपति, लाभ का अधिपति और धन का अधिपति होकर के बुध लग्न को देख रहे हैं। यहां पे भी लग्न के अधिपति चंद्रमा जाकर के बैठे हैं पंचम भाव में। ये स्थितियां अच्छी होती हैं धन और बुद्धिमत्ता और ज्ञान और परिपक्वता के मामले में, परंतु यहां पे भी धन का अधिपति होकर के सूर्य लग्न में बैठा है। एक नीच के ग्रह के बैठने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा मजबूत होते नहीं देखा जाता है, और कई बार व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर, शिथिल या वक्त पड़ने पे कमजोर सा प्रतीत होता है। क्लियर है ये बात?
अब आइए चंद्रमा पे लेके आता हूं, एक एक ग्रहों को समझेंगे तो आसान होगी समझने में बात। चंद्रमा कहां के अधिपति बनेंगे? 12वें भाव के। वहां पे कौन बैठा है? राहु, शनि के नक्षत्र में बैठा है। राहु अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो वो ये इशारा करता है कि परिस्थितियां कभी भी प्रतिकूल हो सकती हैं। कैसे? जरा गौर करिए। राहु की 5वीं दृष्टि है सुख भाव पे। यहां किसकी राशि है? मंगल की। और वो मंगल कहां बैठे हैं? जाकर के अष्टम भाव में। वो होते कहां के अधिपति हैं? भाग्य के। अगर ध्यान से समझेंगे तो इतनी बेहतरीन बात है ये कि मजा आ जाए। 12वें भाव का अधिपति बना चंद्रमा, वो बैठा कहां? जाकर के जन्म कुंडली के 7वें भाव में। किसके साथ? एकादशवें के साथ। और अष्टम भाव 8 नंबर की राशि बनी जन्म कुंडली के सुख भाव में। यहां पे मंगल सर्वाधिक कारक ग्रह के रूप में देखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक केंद्र का अच्छा भाव मिला और त्रिकोण का एक अच्छा भाव मिला। मतलब अगर भाग्य के अधिपति और सुख के अधिपति स्वयं मंगल बनते हो और उस पे राहु की दृष्टि हो और उसके भाव पे भी हो तो उग्रता व्यग्रता तो रहेगी। कारण राहु एकदम मजबूत होकर के बैठा है और उसकी 5वीं दृष्टि देखिए जन्म कुंडली के सुख भाव पे है। यहां से माता के स्वास्थ्य में वायु से संबंधित वात जनित समस्याएं देता है, जलाने वाली बीमारियां देता है, एसिडिटी, कब्जियत और कोई ना कोई बीमारी माता को रेगुलर देता रहता है। वो क्यों और ज्यादा मजबूत हो रहा है या माता का कमजोर होना यह देखा जा रहा है। पिता के भी कमजोर होने का भाव दिखता है, वो आगे बताऊंगा। क्योंकि सूर्य जो पिता का कारक होता है निश्चित रूप से पिता के सदृश है ये बच्चा या बच्ची, परंतु राहु का प्रभाव यहां पे और सूर्य जैसे पिता का जो कारक ग्रह है वो केतु के साथ ग्रहण में है, इस वजह से पिता का भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कमजोर सा है। मैंने चंद्रमा की बात करी थी पर आ गया मंगल पे। वो क्यों? क्योंकि वहां का अधिपति जो है वो चंद्रमा कहां जाकर के बैठा? शनि की मूल त्रिकोण राशि में। और वहां पे बैठा है राहु जो मंगल की राशि को देख रहे हैं। उस राहु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के भाग्य पे भी राहु का प्रभाव रहेगा जो कि विपरीत रहेगा और खास करके सुख पे भी रहेगा जो कि विपरीत रहेगा। क्यों रहेगा? कारण बताता हूं। क्योंकि उसका जो प्रबल ग्रह होता है भाग्य भाव का अधिपति देखिए मंगल अपना व्यय कर रहे हैं, बैठे गुरु की राशि में हैं और गुरु वहां से देखिए तो कहां बैठे हैं? गुरु भाग्य में जा रहे हैं। इन दोनों का परिवर्तन अष्टमेश के साथ भाग्येश का परिवर्तन। अष्टम भाव के अधिपति गुरु, भाग्य भाव के अधिपति मंगल, ये दोनों क्रमशः एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। अब जरा विचार करिए तो भाग्य भाव के अधिपति को कमजोरी क्यों मिल रही है या फिर सुख के अधिपति को कमजोरी क्यों मिल रही है? वो इस वजह से मिल रही है क्योंकि यहां पे नीच का शनि भी बैठा है। नीच ग्रह के साथ या नीच का ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं वो ग्रह जो उसके साथ बैठा है और वो भाव जहां वो बैठा है दोनों को दुष्परिणाम का भोक्ता बना देता है। नीच ग्रह अब ये क्या करेंगे यहां पे? वो तो शनि की दशा में बताऊंगा। तो ये बात चंद्रमा की रही। व्यक्ति को चंचल मानसिकता का बनाएंगे, निर्णय लेने में उसे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये तो है सिंह का और चंद्रमा भी है जो मंगल के नक्षत्र में है। जल्दबाजी से आराम से निर्णय ले लेता है, परेशानियां नहीं होती हैं। चंद्रमा और बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, धनवान भी बनाएंगे क्योंकि धन का अधिपति नवमांश में आकर के लग्न में बैठा है और वहां पे भी धन का अधिपति 7वें भाव में जाता है। ये अच्छी बात होती है। और एक बार मैंने तो ये कार्यक्रम भी बनाई थी बात में कि लाभ का अधिपति अगर कहीं से भी केंद्र से संबंध बना ले, चाहे वो लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से या दशम से, तो ये बेहतर हो जाता है। प्रायः व्यक्ति के धन आदि की स्थितियों को कमजोर होते जीवन में नहीं देखा जाता है। ये चंद्रमा की बात थी। अब यहां पे चंद्रमा को जरा विचार करिए तो वो लग्न के अधिपति होते हैं, जाकर के बैठे हैं कहां? 5वें भाव में। ये नीच के हो रहे हैं। इस वजह से अब जरा ग्रह को समझिएगा तो यहां पे सूर्य अच्छे बैठे क्योंकि वो धन के अधिपति होते हैं और लग्न में आ रहे थे, मित्र के साथ बैठे थे। हालांकि वो नीच का है परंतु फिर भी अगर मैं विचार करूं तो उस भाव का अधिपति जहां पे मंगल नीच के हुए हैं वो चंद्रमा त्रिकोण में आ रहा है तो ये ठीक होगा थोड़ा सा। पर चंद्रमा भी तो नीच के हैं, लग्न के अधिपति नीच के हो रहे हैं। इस वजह से यहां से कमजोर स्थिति चंद्रमा की नवमांश में हो रही है। यहां पे चंद्रमा बैठे थे केंद्र में पर यहां पे वो आ रहे हैं त्रिकोण में पर नीच के। इस वजह से एक बात बता दूं तो जन्म कुंडली के 5वें भाव में एक नीच का ग्रह बैठा है, दांपत्य को
अच्छे तरीके से फ्लरिश करना चाहिए और दाम्पत्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता रहेगी। क्लियर है ये बात? अब मंगल पे आ जाता हूं। मंगल आपकी कुंडली में बनता है सुख और भाग्य का अधिपति। वो अपना व्यय कर रहा है, जिस नक्षत्र में बैठा है वो गुरु का नक्षत्र है और गुरु बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। इस आधार पर कि भाग्य का अधिपति और सुख का अधिपति गुरु के साथ संबंध में है, मतलब गुरु जैसे ग्रह के साथ परिवर्तन कर रहा है, इस आधार पर वो थोड़ा ठीक होगा, उसको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि गुरु केंद्र में अगर ना बैठे हो तो त्रिकोण में बैठे हो, नीच के ग्रह को कमजोर के फल जब भी शनि देने वाले होंगे तब उसको गुरु के कारण और गुरु के कारण बैठने के साथ ये लाभ की स्थितियों को दिखाने वाले हो जाएंगे। पर एक बात बताऊंगा जब गुरु पे आऊंगा तब। मंगल की बात कर रहा था। मंगल यहां के अधिपति होकर के जाकर के अष्टम में बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता है। माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा और व्यक्ति को जन्मस्थान से दूर भेजता है। व्यक्ति विदेशों से भी संबंध बना सकता है। अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के कोई भी काम अगर व्यक्ति करना चाहता है निस्संदेह कर सकता है। मंगल 8वें भाव में बैठे हैं, सुख के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और वहां पे व्यक्ति को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो लाभ पे है, 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे है और 8वीं दृष्टि पराक्रम पे। पराक्रम के लिए तो वो फिर भी ठीक हो जाएंगे, पर धन के लिए और वाणी के लिए और स्वभाव में उग्रता वो बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये स्वभाव का भाव होता है और चंद्रमा नक्षत्र में मंगल के हैं और वो मंगल अष्टम में जाकर के अपने आप को दुष्परिणाम से प्रेरित कर रहा है। आपने पूछा है आईएएस वाली बात, वो भी बताऊंगा। अब मंगल की बात यहां पे कर लेता हूं। यहां नीच के हो रहे हैं वो और वस्तुतः वो अधिपति होते हैं पंचम के। तो यहां पे अगर जरा गौर करिएगा तो मंगल और चंद्रमा का परिवर्तन भी हुआ है और क्रमशः ये दोनों एक दूसरे की नीच राशि में बैठे हैं। मतलब मंगल नीच का चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा नीच के मंगल की राशि में। पर ये नीचत्व भंग होने की स्थितियां बनती हैं, ये नीचत्व के भंग होने की स्थिति बनती है। तो यहां पे भी मंगल और चंद्रमा का संबंध एक साथ देखा जाता है। ये बात अच्छी है, व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या कभी भी होते नहीं देखी जा सकती है। और साथ ही साथ व्यक्ति पराक्रमी भी होगा, उग्र थोड़ा होगा, कभी कभी तुरंत ही चीखने और चिल्लाने वाला भी होता है। व्यक्ति पराक्रमी होगा, शौर्य से युक्त होगा, पर वाणी थोड़ी कठोर होगी क्योंकि उस पर मंगल का प्रभाव रहेगा। पर जो भी बोलेगा वो सत्य बोलेगा। क्यों बोलेगा सत्य? क्योंकि गुरु का प्रभाव लग्न पे है और सूर्य से जो लोग प्रेरित होते हैं उनको प्रायः किसी के दबाव में रहने की आदत नहीं होती है। स्वतंत्र होते हैं, अपने विचारधारा पे काम करने वाले होते हैं, युक्त होते हैं, मजबूत और शरीर से बलिष्ठ भी होते हैं। जरा गौर करिएगा तो जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति, फिर से एक बार वहीं पे लेके आता हूं, लग्न के अधिपति का छठे में जाने का मतलब है कि व्यक्ति प्रतियोगिता करे हर बार। ये इशारा कर रहा है ग्रह। थोड़ी सी असफलता भी मिलेगी क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं, पर जरा विचार करिए तो मंगल का प्रभाव लाभ पे और मंगल का प्रभाव लग्न पे भी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति को कार्मिक बनाएंगे, युक्त बनाएंगे पराक्रम से, और लग्न पे उसका प्रभाव रहेगा ना। और ऐसे भी ये तो कुंडली सिंह लग्न की है, तो प्रतियोगिता व्यक्ति करे, पराक्रम करे, मेहनत करे तो व्यक्ति को सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। अब बुध की बात करता हूं। बुध जन्म कुंडली में बनते हैं लाभ के और धन के अधिपति। ये दो भाव वो संभालेंगे। मतलब इस कुंडली में अगर धन की अगर कभी भी समस्या हो तो बुध की दशा को जरा निहार लेना होगा कि कैसी स्थितियों में जा रहे हैं बुध। आपकी कुंडली में वो बैठे हैं जन्म कुंडली के लाभ के और धन के अधिपति होकर के, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति हमेशा बनने वाली है। क्यों? क्योंकि उसका अधिपति ही स्वयं आपके व्यक्तित्व को देख रहा है और वो बैठा भी है। तो हाँ, एक बात यहां पे जरूर रहेगी, चंद्रमा जैसा व्ययात्मक ग्रह अगर बुध को युति में ला रहा हो और चंद्रमा खुद मंगल के नक्षत्र में हो और वो मंगल अष्टम में जाते हों, भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम में आते हों, तो थोड़ी बहुत तो ये बात चंद्रमा को कमजोर करेगी। क्योंकि चंद्रमा जैसा ग्रह कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसकी स्थिति 12वें जाए। हाँ, और एक बात और यहां पे बहुत ज्यादा समझने वाली है कि आपकी कुंडली में बुध जो कि धनवान योग लगा रहे हैं, महाधनी योग लगा रहे हैं कई प्रकार से, यहां नौमांस में जरा विचार करिए तो वो 12वें के अधिपति बनते हैं। यहां पे उनको एक अच्छे भाव के अधिपति नहीं कहा जा सकता है। तो यहां पे चंद्रमा बुध को निर्णय लेने में वो कभी कभी परेशानी करेंगे, और ये पक्की बात है कि करेंगे। नेत्रों में परेशानी देंगे क्योंकि वहां राहु बैठकर उस भाव को खराब कर रहा है। और यहां पे बुध 12वें भाव के अधिपति बनके जाकर के बैठे हैं कहां?
छठे भाव में। पर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, इन की कुंडली में व्यक्ति परिस्थितियों से कभी घबराने वाला नहीं होगा, लड़ेगा और जीतेगा भी, लड़ेगा और जीतेगा भी। क्यों? ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर बुध की स्थिति किसी भी चार्ट में बन जाए, विशेषतया जो प्रमुख चार्ट होते हैं जैसे लग्न और नवमांश, तो व्यक्ति कभी किसी से हारने वाला नहीं होता है, परिस्थितियों को अपने मुट्ठी में बंद हमेशा रखता है और अनुकूल ही चलाता है। बुध अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए या बुध अगर जन्म कुंडली के छठे भाव से प्रभाव या संबंध बना ले, जरा गौर करिएगा, यहां पे 10 नंबर की राशि बनी, 10 नंबर की राशि होती है शनि की, और वो शनि कहां जाकर के बैठे हैं? जन्म कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में नीच के होकर के। इसका संबंध बुध से नहीं बन रहा है, पर जरा गौर करिए तो बिल्कुल ही बन रहा है। बुध के नक्षत्र को अगर जो गौर करें तो ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, राहु शनि के नक्षत्र में, और बुध शनि की राशि में ही बैठे हैं। मैंने बात जो बोली थी, मैंने बात कही थी कि अगर जन्म कुंडली के छठे भाव से बुध का संबंध कहीं से भी बन जाए, कैसे भी, जो कि बन रहा है, 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि शनि की, और वहीं पे बुध बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति नवमांश कुंडली में जहां गुरु की राशि में बैठे होने के कारण और यहां पे व्यय भाव का अधिपति होकर के पुनः वापस व्यय भाव को देखने के कारण व्यक्ति शालीनता से धन खर्च करेगा और कभी कभी उग्रता से युक्त भी धन खर्च करेगा, क्योंकि राहु है। उसके धन प्रायः कई बार बेवजह के भी खर्च होते देखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और बुध, ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। फ्लक्चुएशन है, क्योंकि व्यय का अधिपति होकर के लग्न को देखना, लाभ के अधिपति का होकर के, और कहीं ना कहीं शनि के नक्षत्र में, ये तो फिर भी बचाने का काम करेंगे, क्योंकि यहां भी लग्न के धन भाव के अधिपति लग्न में आ रहे हैं, और यहां भी व्यय का अधिपति होकर के पुनः वापस उसको देख रहा है, तो धन को संजोने का क्षेत्र भी बनता है। व्यक्ति बुध की दशा में धन सजा सकता है, उसको अटारी पर रख सकता है, उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से धन के बुरे दौर पे खर्च होने की खलिश नहीं रहती, ये बात बनती है। बुध के बाद गुरु, यहां पे गुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव त्रिकोण के अधिपति बनते हैं, और वहां के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं। यहां पे गुरु कारक होंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बन रही है, और वहां पे शुक्र बैठा है जो कि योग कारक स्थितियां पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के केंद्र के अधिपति होकर के जाकर के त्रिकोण में बैठे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। अब जरा विचार करिएगा, जन्म कुंडली के दशम भाव से शुक्र का संबंध बनना कई बार अच्छा नहीं होता है, और कई ग्रंथकार इसे ये कहते हैं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में शुक्र जाकर के कोई विशेष लाभ नहीं देता है, पर वो एक बात जरूर देता है, वो पद देता है व्यक्ति को, पद आराम से, वो क्योंकि शुक्र है सिंहासन पे आरूढ़ होता है, वो मंत्री है ना, वो मंत्री है। तो व्यक्ति को यहां पे अगर स्थितियों को मैं विचार करता हूं तो दशम का अधिपति जो कि कैरियर भाव है, यहां का अधिपति कहां बैठा? शुभ ग्रह की राशि में। यहां का अधिपति भी अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में जा रहे हैं, पर वो नीच के हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा थोड़ा विलंब से मिलने वाला है, विलंब से मिलेगा। पर व्यक्ति अगर कर्म कर लेगा तो निश्चित रूप से उसको ये सारी चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस शुक्र की एकादशवीं दृष्टि जन्म कुंडली के बुध पे पड़ रही है, जो कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं। गौर करिए, अगर एकादशवें भाव से कहीं से भी अगर संबंध शुक्र का बन जाए या गुरु का बन जाए तो वो बहुत अच्छी स्थितियों को दिखाने वाले और देने वाले हो जाते हैं। यहां पे एक शुभ ग्रह की राशि का बनना, वो लग्न का देखना, और जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति का त्रिकोण में आकर के वापस से लाभ को देखना, यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और पद विभूषण, ये सारी चीजें व्यक्ति को विभूषित कर देती हैं जीवन में। एकमात्र शुक्र यहां बैठा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थितियों को दिखाने वाला बनता है। नवमांश में शुक्र दिग्बली हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और खास करके अपनी ही राशि के। इस कुंडली में अगर मैं समझता हूं तो हर तरीके से 2 ग्रह मुझे बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, वो बाद में बताऊंगा, बने रहिए। शुक्र की स्थिति यहां बनी, और ये खास तरीके से अगर देखते हैं तो गुरु के साथ इसका संबंध थोड़ा कमजोर बन रहा है, पर यहां पे गुरु के साथ इसका संबंध अच्छा बन रहा है। तो यहां पे अगर जब भी शुक्र की दशा चलेगी या गुरु की दशा चलेगी या गुरु में शुक्र का अंतर आएगा या प्रत्यंतर अंतर में कभी भी इन लोगों का संबंध बनेगा, तो व्यक्ति को यहां इस भाव का भी लाभ मिलेगा और भाग्य का भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ लाभ का भी लाभ मिलेगा और सप्तम भाव का भी लाभ मिलेगा। मतलब एक साथ अगर एक ग्रह एक्टिव होगा जैसे शुक्र या गुरु, तो ये 4 भावों का परिणाम ये सारे ग्रह देने वाले हैं।
अब शुक्र की स्थिति यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे शुक्र की स्थिति अच्छी है और दरअसल वो बेहतरीन है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति पद पे जाएगा या नहीं, क्योंकि ये सूर्य से प्रभावित कुंडली है। यहाँ पे आकर के आप एकदम निश्चित रूप से ये बात कहने में आती है कि व्यक्ति अच्छे पदों पे ही जाने वाला है। अब आगे शनि की बात करता हूं। आइए, शनि इनकी कुंडली में बनते हैं छठे और सातवें भाव के अधिपति। ये दो ऐसे भाव, और ये लग्न कैसा, सिंह का, जो कि एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं पिता पुत्र होने के बावजूद। तो जरा गौर करिए कि यहां पे सूर्य की राशि बनी, वो कमजोर हुआ और चंद्रमा को अस्त भी कर रहा है। यानी कि अगर जन्म कुंडली में हम दो प्रमुख ग्रहों की चर्चा करते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा बहुत मजबूत ग्रह होते हैं और मजबूती से उनका होना बहुत आवश्यक माना जाता है, पर वो दोनों यहां पे एक तो अवयोग लगा करके बैठ गया और चंद्रमा को अस्त ग्रह की स्थितियां, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के हैं, तो थोड़े अस्त भी हुए। थोड़े क्या मतलब, अस्त है तो व्यक्ति को मन से थोड़े कमजोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 12वें भाव के अधिपति। ये कई बार मैं बात इस सेशन में बोल चुका हूं। अब जरा बढ़ते हैं, गुरु की बात कर रहा था। गुरु की 5वीं दृष्टि लग्न पे है। शुक्र की बात कर रहा था, शुक्र भी खत्म हो गए। शनि की बात कर रहा था। शनि छठे और 7वें भाव के अधिपति जाकर के नीच के हुए हैं, पर केंद्र में न बैठ करके त्रिकोण में बैठे हैं। स्थितियां ठीक हैं क्योंकि वो गुरु के साथ बैठे हैं। केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठे हैं। ये स्थितियां अच्छी हैं क्योंकि त्रिकोणात्मक बल मिल रहा है। इस भाव में शुक्र बैठे हैं और खास करके अपने ही नक्षत्र में। तो यहां पे हर तरीके से व्यक्ति को शुक्र से युक्त देखा जा रहा है और शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त होता दिख रहा है। मूलतया वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। पराक्रम के अधिपति होकर के किए गए पराक्रम के फल के भाव में बैठे हैं। ये जो पंचम भाव होता है वो होता है आपके मेहनत के बाद किए गए परिणाम का फल। परिणाम वो कैसा है तो वो मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं आप ये देख लीजिए, पर परिणाम देने वाला जो ग्रह आपकी कुंडली में बनता है वो निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा है। वो कभी भी आपको निराश नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि लग्न का अधिपति स्वयं प्रतियोगिता भाव में बैठ करके आपको मजबूती प्रदान कर रहा है। गुरु की बात, शनि की बात कर रहा था। यहां पे शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर है, पर नौमांस में जरा विचार करते हैं तो यहां वो राहु के साथ बैठे हैं। व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को थोड़ा विकसित करने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब कभी भी शनि राहु की स्थितियां चलेंगी या बुध की दशा चलेगी तो व्यक्ति के भाई की स्वास्थ्य या बहन का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होता है, देखा जा सकता है। क्लियर है? उस शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी। यहां चंद्रमा बैठे हैं। राहु शनि से युक्त होकर के इसका प्रभाव चंद्रमा पे डालेगा और शनि का प्रभाव चंद्रमा पे रहेगा। यहां पे जरा गौर करिए तो शनि चंद्रमा पे प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, पर उस शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सूर्य पे और केतु पे पड़ रही है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रत्येक काम में और लग्नेश के ऊपर राहु जैसे और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव, साथ ही साथ शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाने के कारण ये कमजोर होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे शनि ठीक है, मेहनत कराने वाले बनेंगे और यहां पे वो बनते हैं, दो अच्छे भाव के अधिपति नहीं बनते हैं, इस वजह से थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। अपने भाव से वो नवम पंचम के संबंध में गए हैं तो दाम्पत्य के लिए तो कमजोरी नहीं पैदा करेंगे, पर राहु के साथ बैठे हैं और राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के 7वें भाव पे यहां पड़ रहा है। जन्म कुंडली के 5वें भाव पे या 7वें भाव पे कहीं से भी किसी पापग्रह का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण प्रेम और दाम्पत्य का आशीर्वाद मिलने वाला है। शनि के बाद राहु की बात करूंगा तो आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं 12वें में। ये शतभिखा के नहीं, पुष्य के बैठे हैं शनि के नक्षत्र में। उस राहु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ी थी। मैंने बात करी थी कि व्यक्ति को उग्र बनाएगा, माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा और कई बार वो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने का इशारा भी करता है। और उसके बाद उस राहु की 7वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी। राहु केतु से प्रभाव से युक्त हैं, इस वजह से सूर्य को भी थोड़ा सा ठंडा करते देखा जा रहा है। उस राहु की 9वीं दृष्टि मंगल पे पड़ेगी, जहां गुरु की राशि बन रही है और वो गुरु भाग्य के भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, पर भाग्येश का परिवर्तन अष्टमेश के साथ हो रहा है। इस वजह से वो थोड़ा परिणाम कमजोर देने वाली स्थितियों में जा रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः भाग्य का अधिपति अगर भाग्य से हीन जा रहा हो या अपने से पीछे जा रहा हो, एक ग्रह नीच का बैठा हो तो भाग्य को थोड़ा कमजोर करता है। आपकी कुंडली में षडबल में सर्वाधिक मजबूत ग्रहों के रूप में मंगल बन रहे हैं। षडबल में चंद्रमा भी ठीक हो रहे हैं अस्त होने के बावजूद, और आपकी कुंडली में गुरु भी ठीक है षडबल में और शुक्र भी ठीक है। ऐसे इस कुंडली को देख करके एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। फिर से एक बार जरा आईएएस आईपीएस पे गौर करूं, आईपीएस वगैरह पे। लग्न का अधिपति छठे में गया है, प्रतियोगिता करने का इशारा।
कर्म मेहनत करने के बाद और कर्म का परिणाम भी मिलेगा। पंचम भाव का अधिपति भाग्य भाव में बैठा है, व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा, मनोवृत्तियां अच्छी देता है, श्रेष्ठ जनों से संपर्क में रखता है और कई बार व्यक्ति के धार्मिक कृत्य भी करने के अवसर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। पर एक बात करिएगा, गुरु की दृष्टि नवी है और यहां पे शुक्र खुद बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संतति होने में कभी कभी समस्या भी होती है, तो जरा गौर करिएगा, विवाह मिला करके करिएगा। अब तो बाकी कोई चीज बनती नहीं है। एक बार आपकी कुंडली का दशमांश देख लेता हूं। दशमांश, मान लीजिए ये दशमांश चक्र है, यहां पे बनी वृश्चिक लग्न की कुंडली, 8 नंबर यहां लिखा है। गौर करिएगा, यहां 8 नंबर लिख गया और मंगल यहीं बैठे हैं। तो नौमांश में भी मंगल लग्न में बैठे थे और दशमांश कुंडली में भी मंगल लग्न में बैठे हैं। आप निश्चित रूप से प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी कुंडली के जन्म के नक्षत्र का अधिपति है, नक्षत्र का अधिपति मंगल है, आप निश्चित रूप से आईपीएस वगैरह की तैयारियां अगर कर रही हो तो कर सकती हैं। उसके अलावा आप मंगल से संबंधित किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं। कारण बता दूं क्यों? क्योंकि दशमांश कुंडली में दशम भाव पे चंद्रमा की सूर्य की राशि बनती है। यहां 5 नंबर लिखा, ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दशमांश कुंडली की बात कर रहा, डिटेन चार्ट की। यहां वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, सूर्य यहां पे कारक हो जाएंगे और यहां के अधिपति होकर के वो छठे भाव में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। और किसके साथ बैठे हैं? बुध के साथ। ये बुद्धिमान भी बनाएंगे और परिस्थितियों को व्यक्ति अपने अनुकूल करने की कुवत रखता है। तो चाहिए। उसके बाद गौर करिए, डिटेन चार्ट में पंचम भाव पे विचार करते हैं। यहां पे 12 नंबर लिखेगा, जहां चंद्रमा खुद बैठा है, यह शुभता प्रदान कर रहा है। यह बात समझ में आ रही है? दशम स्थान अच्छा बना, लग्न अच्छा बना, छठा भाव भी अच्छा बना जो प्रतियोगिता और नौकरी के लिए देखा जा रहा है, और पंचम भाव भी अच्छा बना। आप बस अपना पूरा दे दीजिए, जितना देना चाहते हैं, फिर वो आपको पूरा दे देगा। माता पिता से वक्त लीजिए, तैयारियां करिए और जी तोड़ करके कमर बंद करके तैयारी करिए। बिल्कुल है, क्योंकि सूर्य दशमांश कुंडली में अगर उच्च का होता हो, दशम स्थान का अधिपति होकर के, तो बेहतर ही नहीं करेगा। घबराना नहीं है। राज्य से और सरकार से जुड़ करके व्यक्ति काम करता है। अब जरा आपकी कुंडली में भाग्य भाव को देखता हूं। D4 चार्ट कैसा बनता है? भाग्य भाव भी वृश्चिक लग्न का ही बनेगा और यहां पे अधिपति अगर देखते हैं तो मंगल जाकर के पंचम में बैठे हैं। अगर इसको हम D4 मान लेते हैं तो यहां पे 8 नंबर लिखता है। यहां का अधिपति पंचम में बैठा, ये अद्भुत है। और वहां पे अगर जरा गौर करें तो शनि यहीं बैठे हैं, ये भी ठीक होगा। भाग्य में माता का सुख है और भाग्य में नौकरी की स्थितियां भी बनती हैं, क्योंकि वहां पे भी भाग्य भाव का अधिपति जो चंद्रमा बनता है वो आ रहा है केंद्र में। तो D4 चार्ट में भाग्य का अधिपति केंद्र में आया और वहां से बैठ करके आपके जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख रहा है। भाग्य का अधिपति अगर दशम स्थान को देख ले, यानी कि व्यक्ति कर्म करे अगर, तो कैरियर को भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। मुझे लगता है अब ये पूरा है। अब क्या बताऊं? आपकी कुंडली में दशाओं के क्रम में बता दूं तो आपकी कुंडली में जब भी चंद्रमा, गुरु, बुध और सूर्य, ध्यान से, चंद्रमा, गुरु, बुध और सूर्य, इनकी दशाएं जब भी आएंगी आपको मेहनत भी करवाएंगी और सफलता भी देंगी। बाकी के जितने ग्रह हैं, जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, शुक्र, राहु, केतु, इनकी दशाएं स्मूथ निकलने वाली होंगी और काम कराने के बाद थोड़े से परिणामों को कमजोर दे सकती हैं, पर मानसिक शांति के साथ वो गुजरेंगी। एक बात और बता दूं, अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है। गुरु की दशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति, आप 2000 की हैं, यानी कि 20 साल की। तो विवाह की स्थितियां आपकी कुंडली में 2035 तक हैं। और कुछ अच्छी चीजें बता देता हूं, आप अगर विवाह कभी करेंगे तो कुंभ राशि का अगर कोई जातक मिल जाए तो कर सकते हैं। अगर धनु राशि का अगर कोई जातक मिल जाए तो विवाह कर सकते हैं। अगर आप तुला राशि के जातक से विवाह करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये 3 राशियां आपकी कुंडली में बन रही हैं। अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई काम करना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ या फिर पूर्व दिशा की तरफ जाकर के कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर कभी भी कोई व्यवसाय वगैरह करना होगा तो आप मिथुन राशि से कर सकते हैं। मिथुन राशि का नाम आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद एक और राशि बनेगी जो मेष की बनेगी, यानी कि मेष और मिथुन राशि के व्यक्ति के साथ संबंध या ऐसे लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं या ऐसे शहरों में जाकर के कोई भी व्यवसाय, कोई भी नौकरी, कोई भी क्रियाकर्म आप कर सकते हैं। ये बात बनती है। आपके लिए बहुत अच्छा अंक जो होगा वो इस कुंडली में कभी भी आजमा करके अगर देखना होगा तो आप 1 नंबर देख सकते हैं। ये बात बनती है। बस
अब क्या बताऊं, सब तो हो गया। कल से 2 कुंडलियां शामिल करूंगा, देखता हूं क्या बनता है। अब होता क्या है कि एक कुंडली को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं इस तरीके से, तो आनंद आता है। अब 2 कुंडलियां लूंगा तो उसमें 10 मिनट में जल्दी जल्दी में शामिल चीज़ें कई बार कम हो जाती हैं, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। इसलिए एक चीज़ बनती है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात बता दूं, कुंडली छोड़ने का मन नहीं करता मेरा। उसमें जितनी देर वक्त आप देंगे उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात और बुरी बात, लग्न के अधिपति का छठे में जाना जहां कमजोर कर रहा है, वहीं पे व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में सफलता देने वाला भी बन रहा है। जन्म कुंडली के 10वें स्थान के अधिपति का पंचम भाव में जाकर के और वहां पे गुरु जैसे ग्रह जो कि इसके अधिपति होते हैं उसको देख लेने के कारण पंचम भाव मजबूत हो रहा है। व्यक्ति को पराक्रम का लाभ देगा और व्यक्ति को सत्पुरुष बना करके रखेगा। जन्म कुंडली में भाग्य भाव में गुरु का बैठना और लग्न को देखना, 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखना, और यहां पे शनि के साथ बैठने के कारण दाम्पत्य में परेशानी तो नहीं आएगी, पर पराक्रम का फल थोड़ा विलंब से मिलते देखा जा रहा है। पर गुरु उसमें शुभता लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कुंडली में बहुत अच्छी बात जो ये है, लाभ के अधिपति का लग्न को देखना, धन के अधिपति का केंद्र में आना और चंद्रमा और बुध का लग्न को देखना। 2-2 शुभ ग्रहों का प्रभाव, 2-2 कहां, 3-3, क्योंकि पंचमेश गुरु भी तो देख रहे हैं। ये स्थिति बनती है। इस कुंडली में सबसे कमजोर वाली बात क्या है वो बता दूं, राहु का प्रभाव लग्नेश के ऊपर। राहु का प्रभाव लग्नेश के ऊपर होने के साथ साथ केतु का प्रभाव भी रहा और शनि का प्रभाव भी रहा सूर्य के ऊपर। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को हमेशा ही निर्णय लेने से पहले, जो सामाजिक निर्णय हो उसे लेने से पहले, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने गुरुजनों और अपने श्रेष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त कर लेना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।